हम लोग चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड पढ़ा। हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे किसी फंक्शन को या किसी इक्वेशन को ग्राफ में प्लॉट करते हैं, ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्यूशन फाइंड आउट किया जाता है, हमने ये पढ़ा। उसके बाद हमने कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन कब होगा ये पढ़ा। दो लाइन इंटरसेक्टिंग होती हैं, पैरेलल भी हो सकती हैं और ओवरलैपिंग यानी कोइंसिडेंट भी हो सकती हैं, उनकी कंडीशन भी बच्चों हम लोगों ने पढ़ा। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के क्वेश्चंस को अलजेब्रिकली कैसे सॉल्व करते हैं। और मैंने आप लोगों को बताया था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को बच्चों हम लोग कितने मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, कोई बताए? पेयर ऑफ, हाँ, कौन कौन से वो 3 मेथड्स हैं? पहला मेथड क्या था बच्चों? सब्स्टिट्यूशन मेथड। जो ग्राफिकल मेथड था वो तो हो चुका, ये अलजेब्रिकली मेथड हम बता रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड था पहला मेथड, और दूसरा मेथड था बच्चों एलिमिनेशन मेथड, और थर्ड वाला जो कि इस बार के सिलेबस से हटा भी दिया गया है वो क्या था? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बच्चों। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को हम लोग इन्हीं 3 मेथड से सॉल्व करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अगर क्वेश्चन में, जो पेपर में अगर क्वेश्चन आ रहा है बच्चों, और पेपर में क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है या नहीं मेंशन किया गया कि आपको पर्टिकुलरली किस मेथड से करना है, आपको पर्टिकुलरली किस मेथड से करना है, तो आप तीनों में से कोई भी मेथड कर सकते हो। फिलहाल ये मेथड इस बार के पेपर में तो बिल्कुल नहीं मेंशन होगा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करो, बाकी नहीं लिखा रहेगा तो आप किसी भी मेथड से कर दोगे तो गलत नहीं होगा। अब सब्स्टिट्यूट, अब जैसे एक इक्वेशन में लेने जा रहा हूं बच्चों, एक इक्वेशन में लेने जा रहा हूं x - 3y - 3 = 0, x - 3y - 3 = 0, और दूसरी इक्वेशन है 3x - 9y - 9y - 2 = 0। सबसे अब बोला जा रहा है कि क्वेश्चन यहां पर बच्चों ये है कि ये 3.5 का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इन केस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। फिलहाल अभी मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं बता रहा हूं, किसी और मेथड से हम करेंगे, या तो सब्स्टिट्यूशन से या तो एलिमिनेशन से, फिर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ही बताऊंगा बच्चों भी। फिलहाल सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है बच्चों, ये यूनिक सॉल्यूशन देगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन देगा या नो सॉल्यूशन देगा, बताइए। ये दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन के लिए बच्चों चेक करना है ये कैसा सॉल्यूशन देगा। क्या करते हैं उसके लिए? सॉल्यूशन A1/A2. What is A1/A2 here? It is 1/3. Okay. Now B1/B2. What is B1/B2 here? -3/-9, and इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये 1/3 आएगा। And what is C1/C2? It is -3/-2. It means 3/2. So here we can easily see that what A1/A2 is equals to B1/B2, but it does not equals to C1/C2. तो ये कौन सी कंडीशन है? पैरेलल की, कोइंसिडेंट, कौन सी कंडीशन? यस, यहाँ it means both the lines are पैरेलल। दोनों लाइन क्या होंगी बच्चों? पैरेलल होंगी, और पैरेलल होंगी तो हमें कैसा सॉल्यूशन मिलेगा? कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, नो सॉल्यूशन। और क्वेश्चन में ये मेंशन किया गया था बच्चों कि आपको उसी को सॉल्व करना है जो यूनिक सॉल्यूशन देगा। तो और आपको ये पता होना चाहिए कि ये कंडीशन जिसमें A1/A2 B1/B2 इक्वल हो और C1/C2 इक्वल ना हो, तो ऐसी सिचुएशन में जो दोनों लाइन की इक्वेशन लिखी हुई है, आपको पता है एक लीनियर इक्वेशन एक लाइन का ग्राफ देती है, यानी ये दो लाइन का इक्वेशन लिखा हुआ है, तो ये दोनों लाइन यहाँ पर कैसी होंगी? पैरेलल होंगी बच्चों। अगर A1/A2 B1/B2 और C1/C2 इक्वल होता
तब दोनों लाइन कैसे होती, मतलब अगर तीनों ही 1/3 जैसे आ गया होता तो कोइंसिडेंट लाइन होती। यस, कोइंसिडेंट लाइन होती बच्चों। और कोइंसिडेंट लाइन अगर है तो वहां पे कितने सॉल्यूशन मिलते हैं, एक इनफाइनाइट या नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, बिल्कुल सही है। और एक और केस जो बचता था इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए, उसकी कंडीशन क्या होती है, a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। अगर ये सिचुएशन मिलती तो हम क्या कहते हैं कि इसका सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो क्या इसको हमें सॉल्व करने की जरूरत है जो क्वेश्चन मैंने अभी लिया? बिल्कुल नहीं। आपको क्वेश्चन में करना क्या रहेगा, आप a1/a2 आप इतना पूरा निकालिए, a1/a2 b1/b2 c1/c2 और ये कंडीशन रख दीजिए और ये लिख दीजिए कि ये लाइन पैरेलल लाइंस होंगी, इसलिए इसके कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे। जब सॉल्यूशन मिलेंगे नहीं तो फाइंड आउट क्या करेंगे, इसलिए हमको फाइंड आउट नहीं करना है। फाइंड आउट वही करेंगे जिसका यूनिक सॉल्यूशन होगा बच्चों। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, मुझे लगा ये हो जाएगा तो ठीक रहेगा। फिर दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 2x + y = 5, 2x + y = 5 और 3x + 2y = 8, 3x + 2y = 8। ये बच्चों दो इक्वेशन है और हम फिर बता रहे हैं एक इक्वेशन से एक लाइन का ग्राफ मिलता है, तो दो इक्वेशन है तो दो लाइन का ग्राफ मिलेगा। तो सबसे पहले करेंगे क्या, यहाँ पे चेक करेंगे कि सॉल्यूशन मिलेगा कैसा, यूनिक, इनफाइनाइटली मेनी या नो सॉल्यूशन। Here a1/a2 is 2/3 and b1/b2 is 1/2। तो आगे c1/c2 निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्या लिखेंगे, since a1/a2 does not equals to b1/b2, since a1/a2 does not equals to b1/b2, therefore both the equations has unique solution। यूनिक सॉल्यूशन, अब अगर यूनिक सॉल्यूशन आ गया तब हमें सॉल्व करना पड़ेगा कि नहीं? क्यों बच्चों, अगर यूनिक सॉल्यूशन आ गया तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब मैं यहाँ पे चाहता हूं एक बार भले रिवाइज ही हो जाए, मैं 3 मेथड से इस क्वेश्चन को करूंगा। सभी लोग ध्यान से सुनिए, इस क्वेश्चन को मैं 3 मेथड से करूंगा। पहले तो जो दो आप पढ़ चुके हो वो, और फिर तीसरा वो जो आपने नहीं पढ़ा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो सबसे पहले इसको हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। आप कोई एक करिएगा पेपर में या कॉपी में, एक ही करिएगा। मैं चाहता हूं इस क्वेश्चन से तीनों चीजें रिकॉल हो जाएं। तो पहले हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से बच्चों, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। और आप देखेंगे कि तीनों ही केस में सॉल्यूशन यानी x और y की जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या करेंगे बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं तो y की वैल्यू हो जाएगी 5 - 2x और इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए। कोई दिक्कत किसी को यहां तक? फिर क्या लिखते हैं, substituting the value of y in equation number 2 बच्चों। तो ये हो जाएगा 3x + 2 और y की जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे 5 - 2x = 2 में 8 है और सिंपलीफाई करेंगे हो जाएगा 3x + 10 - 4x = 8। अच्छा, अब क्या करिए, 3x - 4x आएगा -x, 10 को उधर भेज दीजिए, 8 में से 10 माइनस करेंगे -2 आएगा, माइनस से माइनस बच्चों कैंसिल आ गया। x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। अब हमें y की वैल्यू चाहिए, उसके लिए क्या करिए, x की वैल्यू को फर्स्ट या सेकंड किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, या थर्ड में भी आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, चाहे चलिए यही रख देते हैं। बाई इक्वेशन नंबर 3 y = 5 - x की वैल्यू 2 रखोगे बच्चों, 2 2 जा 4 आएगा और 5 में से 4 माइनस करोगे तो ये 1 आएगा। इसका मतलब x की वैल्यू 2 आई और y की वैल्यू 1 आई। x की वैल्यू 2 आई और y की वैल्यू 1 आया। तो अगर आपको वेरीफाई करना है बच्चों कि आंसर सही है या गलत, तो कैसे करेंगे बताइए? यस,
आप फर्स्ट इक्वेशन के या किसी भी इक्वेशन के, मान लो हम फर्स्ट इक्वेशन ले रहे हैं, अगर एलएचएस में x और y की वैल्यू रखें, x की जगह पे 2 रखो, y की जगह पे 1 रखो, 2 2 जा 4 प्लस 1 5 आ रहा है कि नहीं बच्चों? इसका मतलब आंसर हमारा क्या है? सही है। तो ये होता है बच्चों सब्स्टिट्यूशन मेथड, जहां पर हम करते क्या है, दो इक्वेशन हमारे पास रहती है जिसमें से एक वेरिएबल की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन से हम निकालते हैं और उसको अदर इक्वेशन में, दूसरे इक्वेशन में क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं और फिर सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालते हैं। अब आते हैं दूसरे मेथड पे। दूसरा मेथड होता है एलिमिनेशन मेथड। दूसरा जो मेथड होता है बच्चों वो क्या होता है? एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या किया जाता है? एलिमिनेशन मेथड में बच्चों एक वेरिएबल को एलिमिनेट किया जाता है, एक वेरिएबल को एलिमिनेट किया जाता है क्या यहां पर, और उसके लिए प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले या तो x का कोफिशिएंट या तो y का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। क्या है? तो इसके लिए सेम करने के लिए मल्टीप्लाइड बाई 2 ऑन इक्वेशन नंबर 1, तो हमें मिलेगा 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 10 और इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए। मिलेगा कि नहीं यही इक्वेशन? अगर इक्वेशन नंबर 1 में आप 2 से मल्टीप्लाई करिए तो क्या मिलेगा? 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। अब जरा इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को देखिए। यहां पर इक्वेशन नंबर 2 बच्चों और इक्वेशन नंबर 3 में y के कोएफिशिएंट सेम है ना? तो यहां पर क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सेकंड और थर्ड को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस करने से क्या होगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा, y वाला टर्म एलिमिनेट हो जाएगा और 3x माइनस 4x ये आएगा माइनस x इक्वल्स टू 8 माइनस 10 यानी कि माइनस 2। x की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। अब x की वैल्यू को 1 2 3 किसी में भी रख दीजिए। हम चलिए ऑन 1 में पुट कर रहे हैं। इक्वेशन नंबर 1 में x की वैल्यू पुट करिए, वो आएगा ये 2 2 जा 4 प्लस y इक्वल्स टू 5। 4 को इधर भेज दीजिए तो y की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। यानी x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1। जो हमने बच्चों पहला मेथड किया था सब्स्टिट्यूशन मेथड, वहां से भी x और y की वैल्यू क्या आई थी? 2 और 1 ही तो आई थी। क्यों? ओके, तो आई होप आप लोगों को एलिमिनेशन मेथड और यस कहां पे साइन का प्रॉब्लम? 8 माइनस 10, 8 माइनस 10 करोगी तो क्या आएगा? माइनस 2 ही तो आएगा ना। प्लस नहीं लिखा है, ये कैंसिल किया है दोनों तरफ। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछो। दोनों मेथड मैंने अभी इस क्वेश्चन पे बताए हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। बच्चों ये लगभग मान के चलो इस चैप्टर से 4 नंबर का क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा, चाहे वो इक्वेशन को सॉल्व करना भी आ सकता है या वर्ड प्रॉब्लम भी आ सकता है। किसी को कहीं प्रॉब्लम हो, दो मेथड, हाँ बोलो। हाँ 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 बिल्कुल सही बात है। अल्टरनेट साइन देखो यहाँ पे माइनस क्यों किया गया है, क्योंकि जो हमको करना क्या है, एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है और यहाँ पर ये दोनों ही प्लस में है। तो अगर प्लस में ही दोनों है, अगर हम ऐड करते तो 2y 4y हो जाता, जबकि हमारा टारगेट है वेरिएबल को एलिमिनेट करना। तो कहने का मतलब अगर आप वैसे कॉन्सेप्ट समझो तो मैं ये कहता हूँ शॉर्ट में, अगर प्लस प्लस है या माइनस माइनस है तो हमेशा क्या करते हैं, माइनस करते हैं। मतलब जो कोफिशिएंट आपने सेम बनाया है, जो कोफिशिएंट जिसके वेरिएबल को कोफिशिएंट को आपने सेम बनाया है, अगर वो दोनों पॉजिटिव में है या दोनों निगेटिव में है, मतलब दोनों सेम साइन में है, तो हमेशा उन दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं। और अगर दोनों अपोजिट साइन में है तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। ठीक है, ओके। अब बच्चों आते हैं अगले मेथड पे। हाँ बिल्कुल, अब आते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पे। तो सबसे पहले मैं आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं, फिर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। अब देखिए बेटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता क्या है।
अगर दो लीनियर इक्वेशन, अभी इस एग्जांपल को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, अभी पहले कांसेप्ट समझो। अगर दो लीनियर इक्वेशन ऐसे इस फॉर्म में है a1x b1y c1 = 0 और दूसरी इक्वेशन है a2x b2y c2 = 0, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इसके अकॉर्डिंग बच्चों करते क्या है, मैं इसमें कुछ ट्रिक है एक्चुअल में, आगे चलकर आपको केवल मैं फार्मूला बताऊंगा और उस फार्मूले में केवल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना रहेगा बस, और वो फार्मूला कैसे आता है उसकी मैं ट्रिक समझाने जा रहा हूं। यहां पर आप x लिखिए, यहां पर आप y लिखिए, यहां पर आप 1 लिखिए। अब बच्चों करिए क्या, x के नीचे आप लिखिए, x के नीचे आप लिखिए, देखिए यहां पर x है, आप x दोनों ही इक्वेशन में x वाले पोर्शन को भूल जाइए, दोनों ही इक्वेशन में इस पोर्शन को भूल जाइए। क्या बच रहा है, केवल कोफिशिएंट लिखिए, यहां पे b1 b2 बच रहा है, यहां पे c1 c2 है, तो x के नीचे हम लिख रहे हैं b1 b2 c1 c2। फिर से समझिए, हमने क्या किया, x लिखा और x के नीचे हमने ऐसे अरेंजमेंट लिखा, क्या b1 b2 c1 c2, कोई साइन नहीं, कोई अपॉन नहीं, कुछ नहीं अभी। क्यों, क्योंकि हम x को हटा रहे हैं अभी, हाँ x ले लिए तो x के कोफिशिएंट नहीं लिखेंगे, बाकी जो कोफिशिएंट है y के कोफिशिएंट है b1 b2, तो हमने लिखा b1 b2, उसके बाद c1 c2 आगे के कोफिशिएंट है यानी कांस्टेंट टर्म, तो वो लिखा। अब अगर y लेते हैं, क्या लेते हैं y, तो y वाले को हटा दीजिए, y वाले को हटा दीजिए, तो पहले क्या आएगा, यहां पर c1 c2 आएगा। अब कहोगे सर आगे तो कुछ, अब आगे कुछ नहीं है, तो आगे फिर से रिपीट करो, क्या a1 a2, और ये जो 1 लिखा हुआ है लास्ट में, ये जो 1 लिखा हुआ है लास्ट में, 1 को एज अ कांस्टेंट आप ट्रीट करो c के लिए, तो क्या लिखेंगे, आप इसको ले रहे हो सपोज करो इस बार, तो a1 a2 b1 b2, क्या लिखोगे, a1 a2 b1 b2। सबसे पहले तो ये लिखने का पैटर्न है, आपको करना नहीं है ऐसे, मैं फार्मूला डेवलप करने जा रहा हूं, तो कैसे आ रहा है मैं वो बताने जा रहा हूं। x हमने लिखा, x के नीचे x वाले कोफिशिएंट को छोड़ दो, बाकी जो बच रहे हैं b1 b2 c1 c2 हमने उसको लिख दिया, b1 b2 c1 c2। फिर हम y लिख रहे हैं, तो y के कोफिशिएंट को छोड़ दो, फिर उसके बाद जो कोफिशिएंट बच रहे हैं c1 c2, और फिर इधर क्या बच रहा है a1 a2, इसको लिख दीजिए। फिर हमने 1 लिखा, 1 हमने कांस्टेंट टर्म के लिए लिखा, तो इसको आप छोड़ दीजिए, क्या लिखिए, a1 a2 b1 b2 ये लिखा। अब बच्चों करते क्या है, फार्मूला मान लो अगर आपको लिखना है तो उसके लिए यहां पे लिखेंगे क्या, x अपॉन, अब करिए क्या, अपॉन में ये जो अभी हमने ये पैटर्न लिखा हुआ है, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, पहले b1 को c2 से मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा b1 c2, क्या हो जाएगा b1 c2। अब जब नीचे से ऊपर जब आते हैं, जब नीचे से ऊपर मतलब इधर से मल्टीप्लाई करेंगे b2 से c1 को, यहां पर साइन क्या लगाएंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, क्या आएगा b1 c2 माइनस b2 c1, x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल्स टू, हाँ बोलो, माइनस ही क्यों लगाते हैं, माइनस बेटा इसलिए लगाते हैं, ये साइन कन्वेंशन है, ये साइन कन्वेंशन है कि जब आप इधर से आप अपवर्ड से डाउनवर्ड की ओर आ रहे हो तो प्लस साइन लिया जा रहा है, अब जब डाउनवर्ड से अपवर्ड की ओर आ रहे हो, जब डाउनवर्ड से अपवर्ड की ओर जा रहे हो तो आप माइनस साइन ले रहे हो, ठीक है। इधर से जब इधर आ रहे हैं, फर्स्ट जैसे होता क्या है, आगे चलकर जैसे 12th वगैरह में भी आपको पढ़ने को मिलेगा, मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों। सपोज करो ये रेक्टेंगल है या आप स्क्वायर मान लो, कुछ भी मान लो, यहाँ पे दो डायगोनल होते हैं, क्या वो होते हैं, दो डायगोनल, एक डायगोनल ये होता है, आगे चलकर आपको 12th वगैरह में मैट्रिक्स डिटरमिनेंट भी पढ़ने को मिलेगा, तो एक डायगोनल ये होता है और एक डायगोनल ये होता है कि नहीं। तो ये जो डायगोनल होता है बच्चों, इस डायगोनल को हम लोग हमेशा मेन डायगोनल के नाम से जानते हैं। किस डायगोनल के नाम से जानते हैं, मेन डायगोनल, लीडिंग डायगोनल, प्राइमरी डायगोनल। और जो दूसरा डायगोनल होता है, जो ये वाला है, ये जो ये वाला या ये सेकेंडरी डायगोनल होता है, इसलिए उसको सेकंड में लिया जाता है और विथ माइनस साइन लिया जाता है।
खैर आपको यहाँ पे मैं फार्मूला बता रहा था कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लोग कौन सा फार्मूला यूज करते हैं। अरे यार बस चलो ठीक है। तो ये हो जाएगा x अपॉन b1, फिर से लिख ले रहे हैं x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल्स टू लगाइए और y लिखिए y अपॉन, यहाँ तो मैंने रफ कर दिया है बट अगर आप देख रहे होगे तो ये होगा c1 a2 माइनस c2 a1 और लास्ट में होगा 1 अपॉन a1 यहाँ पे था a1 b2 माइनस a2 b1। तो ये हो गया पैटर्न। अच्छा, हमें किसी भी इक्वेशन को, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके करना क्या रहता है, x और y की वैल्यू ही तो निकालनी रहती है। तो यहां पर आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो x, y, इसी चीज को हम देखो सीधा एज अ फार्मूला लिख रहे हैं, जो कि आप चाहो तो इसको याद रखो। अब देखिए अगर हमें x की वैल्यू चाहिए, आप करिए क्या, पहला वाला और लास्ट वाला इक्वालिटी लीजिए, x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 और 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, मतलब आप केवल इन दोनों इक्वालिटी को लीजिए, अभी बीच वाले को भूल जाइए क्योंकि तीनों इक्वल है, किसी भी दो को आप ले सकते हैं। मैं फर्स्ट और थर्ड को ले रहा हूं। तो फर्स्ट और थर्ड को आपने लिया तो x की वैल्यू अगर मैं यहां से पूछूं तो ये जो डिनोमिनेटर में है ये इधर 1 में इनटू होके न्यूमरेटर बन जाएगा कि नहीं। तो कहने का मतलब x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू हो जाएगी b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। क्लियर है। अब इसी तरह से y की वैल्यू चाहिए बच्चों, y की वैल्यू चाहिए तो करेंगे क्या, जो y, अब इसको ना लेकर अब सेकंड और थर्ड को ले रहे हैं तो y का जो डिनोमिनेटर है वो इधर न्यूमरेटर बन जाएगा। तो y की वैल्यू हो जाएगी c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। तो कहने का मतलब बच्चों ये है कि अगर आपसे बोला जाए कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आप सॉल्व करिए तो आप सीधा ये फार्मूला x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है, सीधा आप ये फार्मूला लगाकर आंसर ला सकते हैं। बस आपको सबसे पहले a1 a2 b1 b2 c1 c2 आपको इक्वेशन से निकालना पड़ेगा और फिर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे, आंसर आ जाएगा x और y की वैल्यू। ठीक है। माइनस माइनस, यहां बीच में कॉमा लगा हुआ है, बीच में ये कॉमा मतलब ये कोऑर्डिनेट फॉर्म में, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। आप अलग अलग करके भी कर सकते हो कि x इक्वल्स टू दिस एंड y इक्वल्स टू दिस, ऐसे भी करके कर सकते हो। ठीक है। और एक चीज बिल्कुल कॉमन हो सकता है, बिल्कुल आप क्या करो, अगर आपको ऐसा करना तो आप कॉमन ले लो, बाहर आ जाएगा और आप अंदर क्या लिखोगे, b1 c2 माइनस b2 c1 c1 a2 माइनस c2 a1, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या चीज, फिर वही बात, तुम कुछ नहीं करेंगे, मैंने पहले ही बोला ये अलग अलग है, ये कॉमा लगा हुआ है, तुम इसको प्लस या माइनस की तरह से मत देखो, ये कॉमा है, अलग अलग है, इनको ना प्लस करेंगे ना माइनस ना मल्टीप्लाई ना डिवाइड, ये केवल x के रिप्रेजेंटेशन के लिए लिखा गया है, ये y के रिप्रेजेंटेशन के लिए लिखा गया है। अगर दिक्कत है तो आप अलग अलग लिख लो कि x इक्वल्स टू दिस और नीचे वाली लाइन में y इक्वल्स टू दिस, मैंने केवल एक ब्रैकेट में लिखा, इसका मतलब ये नहीं कि दोनों को प्लस या माइनस करेंगे, अलग अलग करेंगे दोनों को। अच्छा, अब आते हैं वापस अपने पहले क्वेश्चन पे, जो हम अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड एलिमिनेशन मेथड से किए थे, उसी को अब देखिए मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करने जा रहा हूं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए बच्चों सबसे पहले एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो फार्मूला अभी मैंने बनाया है उसमें जो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म लिया था लीनियर इक्वेशन का, अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो मैंने लिया था a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, दूसरी इक्वेशन लिया था a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। दोनों इक्वेशन में मैंने आरएचएस पे क्या लिया था, 0, बट क्या यहां पे दोनों इक्वेशन में आरएचएस में 0 है बच्चों, नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे 2x प्लस y माइनस 5 इक्वल्स टू 0 और दूसरे वाले को ऐसे लिखेंगे 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल्स टू
0। कोई दिक्कत किसी को? उसके बाद बेटा क्या करेंगे, अब आप कंपेयर करिए। अब आप a1x प्लस b1y प्लस c1 से जब पहली इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो वैल्यू लिखिए क्या मिलेंगे आपको, a1 b1 c1। a1 की वैल्यू क्या है बच्चों, बोलिए जल्दी जल्दी। a1 की वैल्यू यस 2 है, b1 की वैल्यू 1 है, c1 की वैल्यू -5 है। अच्छा, इसी तरह से a2 b2 और c2, तो बताइए a2 की वैल्यू क्या है, यस 3 2 -8। जो हमें वैल्यू चाहिए थी a1 b1 c1 a2 b2 c2 हमें सब मिल गया कि नहीं बच्चों? अब जब मिल गया है तो अब करेंगे क्या, ये फार्मूला लिखेंगे आप, फिर इसके बाद इस फार्मूले में इस वैल्यू को सभी में क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। मतलब x और y चाहिए तो इधर मान लो ये x और y है, x, y। अब वैल्यू चलिए पुट करते हैं, सॉल्व भी करते चलेंगे। b1 c2, b1 है 1 और c2 है -8। 1 into -8 क्या आएगा, -8, माइनस, फार्मूले में माइनस लगा हुआ है। b2 c1, b2 की वैल्यू क्या है, 2 है, और c1 की वैल्यू -5 है, -10 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा +10। हो जाएगा कि नहीं बच्चों? अपॉन में देखिए a1 b2, a1 b2 2 into 2 that is 4 माइनस a2 b1, a2 की वैल्यू 3 है, b1 की वैल्यू 1 है, तो 3 into 1 यानी कि 3 आएगा। एक बेनिफिट ये रहेगा आपके लिए कि जो डिनोमिनेटर में यहां आएगा वही डिनोमिनेटर में यहां आएगा कि नहीं बच्चों, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम है ना। अब बस इसमें केवल न्यूमरेटर लिख लीजिए, c1 a2 -5 into 3 that is -15 माइनस c2 a1, c2 है -8 और a1 है 2, तो ये हो जाएगा -16, तो यहां पर आ जाएगा +16। आ जाएगा कि नहीं बच्चों, बोलिए। अब थोड़ा सा इसको आप बस एक टर्म और सिंपलीफाई कर दीजिए, आपका आंसर आपके सामने है बच्चों। सिंपलीफाई करिए, -8, यस, ये क्या आ जाएगा, अब डिनोमिनेटर में 1 रहेगा, दोनों ही केस में 1 लिखो या ना लिखो, तो यहां से 2 मिलेगा 2/1 या 2, और यहां से हमें मिलेगा 1/1 यानी कि 1। तो x की वैल्यू यहां से 2 आ गई और y की वैल्यू 1 आ गई। यही आ रही है तीनों केस में कि नहीं बच्चों? तो अब आज की डेट में एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इनमें बच्चों कोई प्रॉब्लम? ओके, अब चलिए कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं। मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बच्चों नहीं बताने वाला, मैंने पहले बोला था सिलेबस में ये है नहीं, बट मैं आपको मेथड समझा दूंगा ताकि इन फ्यूचर अगर, हाँ बोलो बोलो, एक सेकंड, a माइनस b इंटू एक्स, हाँ, a प्लस बी वाई, आगे a प्लस बी वाई इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस b स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, हाँ बोलो, a प्लस बी एक्स प्लस वाई, हाँ हाँ, करना क्या है, एलिमिनेशन मेथड से बच्चों, चलो ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, चलिए ठीक है। ओके, तो सबसे पहले करिए क्या, अगर देखिए कुछ दिक्कत नहीं है इसमें, आप इस वाली इक्वेशन को, सेकेंड इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई करिए। कहने का मतलब इसको अंदर मल्टीप्लाई करिए, ऐसे लिख सकते हैं क्या, a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई, और आरएचएस में वही a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जो ये सेकेंड इक्वेशन है उसको अगर ऐसे लिख दें कोई प्रॉब्लम?
हमने क्या किया, x का मल्टीप्लाई किया एक बार a प्लस बी में और एक बार y का मल्टीप्लाई किया a प्लस बी में। क्लियर है? तो यानी हमारे पास दो इक्वेशन अब ये हो गई, एक ये फर्स्ट इक्वेशन और एक ये सेकंड इक्वेशन। अब एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। जरा y का कोएफिशिएंट देखो, दोनों ही इक्वेशन में सेम है क्या? क्यों? a प्लस बी यहां पर भी है, a प्लस बी यहां पर भी, तो माइनस कर दी। ध्यान से देखो, क्वेश्चन में प्लस ही था ना यहाँ पे पहली इक्वेशन में, देख लेना। तो माइनस कर दो। जब माइनस, देखो दोनों का साइन पॉजिटिव था, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर साइन दोनों का सेम रहेगा बच्चों तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस करेंगे तो ये y टर्म एलिमिनेट हो जाएगा और इसको माइनस करेंगे और x हम कॉमन ले लें, x कॉमन ले लें क्योंकि दोनों में x है, तो ये क्या आएगा a माइनस बी। अब इसको क्या लिखेंगे, माइनस a, माइनस अंदर जाएगा माइनस b, हो जाएगा कि नहीं एलएचएस में। इसी तरह आरएचएस में देखिए, ये a स्क्वायर प्लस में है, ये स्क्वायर माइनस में, कैंसिल हो जाएगा, आएगा क्या माइनस 2ab, माइनस नहीं b स्क्वायर यहां पे भी माइनस में है, यहां पे भी माइनस में है, तो माइनस 2b स्क्वायर, इधर a से a कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा माइनस 2bx इक्वल्स टू माइनस 2b कॉमन ले लो आरएचएस में, तो मिलेगा यहां से a प्लस b, माइनस 2b से माइनस 2b कैंसिल हो गया, यानी x की वैल्यू आ गई a प्लस b, x की वैल्यू आ गई a प्लस b। अब x की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख के y की वैल्यू निकाल लो, हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, आपको करना क्या है, आप हाँ क्या बोल रहे थे, अच्छा ये सेकंड इक्वेशन में जनरेट करने में दिक्कत हो रही होगी, हाँ समझ गए, क्योंकि वो x प्लस वाई साथ में लिख दिया था। अब आपको बच्चों करना क्या है, एक्सरसाइज 3.5 एक्सरसाइज 3.6 आप लोग सॉल्व करके रखिएगा। कल हम इसके क्वेश्चंस पे डिस्कशन करेंगे क्योंकि क्लास ओवर होने वाली है, ठीक है। एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन, 3.6 के क्वेश्चन, जहां पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा उसको चाहे तो आप छोड़ दीजिएगा, आपके ऊपर है, बाकी के क्वेश्चंस आप करिएगा। अगर लिखा रहेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करो तो उसको मत करना, बाकी आप सारे क्वेश्चंस आप करेंगे, ठीक है।